नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रविवार को हरिद्वार के जूना अखाड़ा से प्रदेश भर में घूमने वाली छड़ी यात्रा की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचकर छड़ी यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जूना अखाड़ा की ओर से प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्थानों पर भ्रमण के लिए ये छड़ी यात्रा शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छड़ी यात्रा से प्रदेश भर में भ्रमण कर पलायन रोकने को लेकर सकारात्मक संदेश देगी। जूना अखाड़ा से पहले मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से भी मुलाकात की और इस दौरान कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। लंबे कालखंड से चल रही है बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड का पलायन रुके, उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हो, समस्त प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों, हमारे यहाँ होने वाली आपदाएं विपदाएं समाप्त छड़ी यात्रा। जो मेन उद्देश्य है कि पहाड़ का पलायन रुकना, दूसरे सनातन तीर्थों का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी चीन के 80% लोग बागेश्वर में व्यापार करते थे। इंटरनेट में देखेंगे 1700 में वहाँ टनकपुर पिथौरागढ़ ट्रेन पास किया गया था। तो अपने आप में जो चीज इतिहास खो रहा है, लोग पलायन कारण भूल रहे हैं, उसको जागृत करना और वहाँ एम्स और अच्छे से अच्छे चिकित्सालय और वहाँ पहाड़ का पलायन रुकना, चीन को रोकना। अनेक प्रकार का धार्मिक शहर है, धार्मिक शहर बनाए जा। बद्रीनाथ के आसपास, केदारनाथ के आसपास 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार का किसी को भी गर्मा के विरुद्ध खाने पीने का अधिकार नहीं रहेगा। ये मांग करना सरकार से। इस तरह ऊपर जो लोग सीमावर्ती जिलों में हैं, वहाँ पर रोजगार के बारे में उनसे मांग करना, उनसे प्रार्थना करना, आग्रह करना, खुशामद करना, चाहे राज्य स्टेट हो चाहे भारत सरकार हो, उन सबका ध्यान आकर्षण कराना, जिससे कि हम अपने मकसद में हम लोग कामयाब हों। ऐसा नहीं कि बेधर्मी और जैसे कम्युनिस्ट एक बहुत बड़ा जो खुद ही अजगर मुंह आया, इसका नाम चीन, कई देश को लेना चाहता है, उस अजगर को कैसे तीर मार के रोक। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मुनिकीरेती स्थित मधुबन आश्रम से शहर में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान हरे कृष्णा और हरे राम नाम से जयकारों से तीर्थ नगरी गुंजामय होती रही और वहीं 25वीं बाहर शहर से निकाली गई भव्य जगन्नाथ यात्रा की यात्रा में शामिल श्रद्धालु रथ को रस्सी से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक खींचते हुए दिखाई दे। मान्यता है कि इस दिन जो भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सी से खींचता है, वो पाप कष्टों से निवारण पाते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। जैसे किसी पंछी को कैद कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसको आज़ाद किया जाता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, वैसे ही आज लोगों को 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होके अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव है, मस्ती का अनुभव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आनंद के समुद्र हैं। और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो परम आनंद की वर्षा होती है। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी को करुणा निधान कहते हैं। अपनी करुणा बिखेर रहे हैं सभी में और सभी आनंद में चूर हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ यात्रा का मैं तो इतना है, स्कंद पुराण में कहते हैं कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है, उनके आगे कीर्तन करता है, उनका प्रसाद खाता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ ऐसी कृपा करते हैं। तो इसलिए उत्साह के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लें और आनंद से गाएं जय। उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सार्वजनिक होती जा रही है। आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में लगातार टकराव देखा जा रहा है और प्रीतम सिंह और करण महारा के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो बात उन्हें कहनी होगी उसके लिए उसको
उनको प्रदेश अध्यक्ष से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और जो बात उनको पार्टी के भीतर महसूस होगी उसे वे कहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा था कि हरिद्वार पंचायत चुनाव की 3 बैठकों में प्रीतम सिंह खुद नहीं आए। जिस दिन टिकटों पर अंतिम मुहर लगी तब भी प्रीतम सिंह शामिल नहीं हुए, जबकि वे खुद उन्हें निमंत्रण देने गए थे। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने अंकिता भंडारी के घर पहुंचकर अंकिता के परिजनों को सांत्वना दी है और इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। और वहीं अरविंद पांडे ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की बेटी अंकिता की इज्जत का सवाल है। अंकिता को आरएसएस की बेटी बताते हुए कहा कि आरएसएस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा और आरोपियों को हर हाल में सजा मिलेगी। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है। अंकिता को न्याय दिलाने का दायित्व सरकार से लेकर हर उत्तराखंडी का है। इस घटना की 100% मैं निंदा करता हूं और मुझे देश के कानून पे, अपने संविधान पे मैं पूरा विश्वास करता हूं और मैं आपके माध्यम से परिवार को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह उत्तराखंड की बेटी है। अंकिता भंडारी जी की बेटी नहीं, उत्तराखंड की बेटी है। इसको न्याय दिलाना प्रत्येक उत्तराखंडी का दायित्व है। इसे प्रदेश का दायित्व है, देवभूमि का दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है। हम बिल्कुल अपनी बेटी अंकिता को हम न्याय दिलाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगने के बाद से साधु संतों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें विजयादशमी के दिन एक कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लोगों को हिंदू विरोधी शपथ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके बाद अब हरिद्वार के साधु संतों पर भी पुरोहितों ने इस आम आदमी पार्टी की मानसिकता बताते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को राज्य मंत्री से निष्कासित करने की मांग की। और वहीं पुरोहितों ने राज्य मंत्री पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और देश की शांति भंग करने का आरोप लगाकर राजेंद्र पाल गौतम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की मांग की है। ये कह रहा हूं क्योंकि परंपरा को आहत पहुंचाने की बात है, तो मुझे बहुत दुख है और मुझे केजरीवाल पे खेद है कि जो पूरे देश में अपनी सरकार चाहता है, भारत में रह करके सरकार चाहता है, या वो गुजरात हो, या वो पंजाब हो, या वो दिल्ली हो, या वो उत्तर प्रदेश हो, या वो उत्तराखंड हो, हर जगह अपनी सरकार चाहता है वो। तो उसका एक मंत्री कहता है कि ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं किसी देवी देवता को मानता हूँ, ना मैं सनातन संस्कृति को मानता हूँ, ना मैं किसी ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ कराऊँगा। मुझे लगता है भारत में रह करके सनातन विरोधी व्यक्ति भारत में राज कैसे कर सकता है और वो शपथ कैसे ले सकता है। आप जिस शपथ की बात करते हो वो तो भारत को अक्षुण्ण रखने की बात होती है। वहाँ तो जाति परंपरा संप्रदाय से हट करके काम करने का संकल्प होता है, सौगंध होता है। मुझे लगता है केजरीवाल का श्रेय है, उसे केजरीवाल का श्रेय है, केजरीवाल का आशीर्वाद है राजेंद्र पाल गौतम को। मैं केजरीवाल से भी और केजरीवाल के पूरी सरकार से कहता हूं कि उसको तुरंत बर्खास्त करो, उससे इस्तीफा लो और वो लिखित क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे देश से कि मैं जो बयान दिया हूं, मैंने जो शपथ में जो बात कही है, आप बौद्धिस्ट गुरुओं को लेकर के शपथ करवा रहे हो। मुझे लगता है भारत बौद्धिस्ट अभी नहीं है, भारत अभी सनातनी है, भारत में अभी सनातन जीवित हैं, भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा जीवित है। इसलिए आप कदापि इस प्रकार की बात करके भारत की जो अक्षुण्णता है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस सनातन परंपरावादी भारतवर्ष के अंदर जहाँ भगवान राम हर किसी के रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण जिनकी मुरली की से पूरा जगत गुंजायमान रहता है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब को लोग आदर के तौर पर अपने इष्ट मानते हैं। पर ऐसा ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जो उनके इष्ट हैं उनका बराबर सम्मान इस भारतवर्ष में होता है। लेकिन किसी भी धर्म का दूसरे धर्म में हस्तक्षेप ये सीधी प्रकार से अतिक्रमण है और पाप है। मैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी द्वारा ये सीधा धर्म परिवर्तन ही कहेंगे ये कराया गया है, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अपील करते हैं
इस देश के गृह मंत्री और भारत सरकार से कि इस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए और इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी दंडात्मक। उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में आकर लापता 2 पर्वतारोही की तलाश में खोज अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक 27 पर्वतारोहियों के शव बरामद हो चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि 34 पर्वतारोही 4 अक्टूबर को एवलांच की चपेट में आ गए थे और इधर रविवार को उत्तरकाशी में मौसम खुलते ही प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और द्रौपदी का डांडा बेस कैंप से 10 शवों को हवाई सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए मताली हेलीपैड पहुंचाया गया और मताली आईटीबीपी के अस्पताल परिसर में ही इन शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें आज भी एयरफोर्स के द्वारा बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है। 10 बॉडीज़ आ चुकी हैं अभी आज भी और कुल 21 हो गए हैं यहाँ और बाकी शेष 6 भी बेस कैंप में हैं और जैसे ही वेदर अलाउ करेगा उनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और 2 लोगों की खोज अभी चल रही है। और मौसम काफ़ी ख़राब है वहाँ? जी, ऊपर अभी एयरफोर्स को क्लियरेंस मिला नहीं है वहाँ जाने के लिए, जैसे ही मिलेगा ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। और बॉडियों को कहाँ कहाँ जाया? हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हैं और सभी के को भेजने के लिए उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया है। काफ़ी लोगों के परिजन यहाँ आ भी गए हैं और ये सारी। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है और आपको बता दें कि मानसून जाने के बाद भी देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जगह जगह जलभराव और भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और चंपावत में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया और घंटों जाम लगा रहा। फिलहाल मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जैसे ही रास्ता साफ होगा जाम से निजात मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।